हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है रिमेटॉइड फैक्टर। ये थर्ड साइटोलॉजिकल टेस्ट है रिमेटॉइड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिमेटॉइड फैक्टर यानी ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, एक तरह का ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय मिस्टेकिंग हमारी जो इम्यून सिस्टम्स होता है, इम्यून सेल्स होती हैं, ये क्रिएट करती हैं, जो कि हमारी बॉडी के ब्लड में ये फाउंड होता है और आगे जा और ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस कराता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रिमेटॉइड फैक्टर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिमेटॉइड फैक्टर इन अ सैंपल इन अ ब्लड। जैसे कि हमने आपको बताया कि रिमेटॉइड फैक्टर यानी एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जो कि हमारी इम्यून सेल्स बनाती हैं, ठीक है। तो वो ये रिमेटॉइड फैक्टर ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारी बॉडी के ब्लड में या पेशेंट ब्लड से जो सीरम और प्लाज्मा को अलग किया जाता है, उस पेशेंट सीरम में ये फाउंड होता है। ये एक तरह का प्रोटीन्स होता है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज कराता है, जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस को कॉज कराने में इसका रोल है। यहाँ पे पिक्चर्स दिखाइए, यहाँ पे बोन है, बोन के बीच में जॉइंट्स है और ये ज्यादातर सारे जॉइंट्स में पाया जाता है, लेकिन जो बेसिकली कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा हैंड्स का पार्ट हो गया, फीट का पार्ट हो गया, इन जगहों पर ज्यादा रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड फैक्टर पाया जाता है। यहाँ पर मतलब ये ज्यादा इन जगहों पर इन्फ्लामेशन कॉज कराता है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी जो भी यहाँ पे बनेगी वो हमारा इम्यून सिस्टम ही क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब ये अपने आप ही ऑटो एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं हमारी बॉडी में। तो वहां पर ये हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है सीधे जाके जॉइंट्स पे और इन्फ्लामेशन करा देता है। इन्फ्लामेशन से क्या होता है? पेन होता है और जो भी जॉइंट का पार्ट है, कार्टिलेज का पार्ट है, वो डैमेज हो जाता है। अक्सर ये ज्यादा स्मॉल जॉइंट हैंड्स और फीट में अटैक करता है। नेक्स्ट, कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन से जॉइंट्स में जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है? पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो होता है वो हमारा नेक के पार्ट का, नेक की जगह पर होता है, जहाँ पे गर्दन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करती है। दूसरा हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट जो होता है वो कोहनी के पास का होता है, एल्बो जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो सैडल जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारा एंकल जॉइंट होता है। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हैंड जॉइंट यानी प्लेन जॉइंट होता है, जो हैंड हमारे हाथ के ऊपर की जो प्लेन एरिया होता है, वहां पे जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर भी इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहां पर वो हड्डी जहां प्रेजेंट होती है बैठने में, जहां पे बॉल्स का क्रिएटर, जैसे हिप जॉइंट, हिप बोन हो गया हमारा, ठीक है, हिप बोन पर हो सकता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कॉन्डिलर जॉइंट है नेक्स्ट। कॉन्डिलर जॉइंट जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारा रिस्ट के पार्ट पर होता है, यानी जो रिस्ट का एरिया होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम इन्फ्लामेशन आपको दिखा रहे हैं कि पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, प्लेन जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और कॉन्डिलर जॉइंट पर कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से रिमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज होती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कॉजेज के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है, जैसे कि हमारा जेनेटिक अगर प्रॉब्लम हुई है तभी ये डिजीज होगी। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग हो गया, एयर डस्ट पार्टिकल हो गया, या कोई भी पैथोजन का अटैक करना। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहां से एंटर करना पैथोजन का, कोई भी पैथोजन हमारे अंदर आया है तो उससे भी हमारा इम्यून सेल सिस्टम जो होता है वो ऑल्टर होता है, और जिसकी वजह से ये आगे जाके मैकेनिज्म और सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड, सभी जानते हैं कि अमाइनो एसिड होते हैं, तो अमाइनो एसिड में जो यहाँ पर जो हम अमाइनो एसिड दिखा रहे हैं वो आर्जिनिन दिखा रहे हैं। आर्जिनिन से सिट्रुलिन, आर्जिनिन जब सिट्रुलिन बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिट्रुलिनेशन, तब क्या होता है कि जो सिट्रुलिन होता है, ये आर्जिनिन से जब सिट्रुलिन बन रहा होता है हमारा, तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं वो इस अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि सिट्रुलिन है। तो फिर वो क्या करता है कि जो बाहर से एयर डस्ट पार्टिकल या फिर इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ या एंटीजन हुआ, वो एंटीजन हमारे जो फॉरेन एंटीजन है, वो फॉरेन एंटीजन क्या करता है
कि जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उस एंटीजन को क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है। ठीक है, जब ये प्रोसेस हो रही होती है, मतलब हमारी जब ये प्रोसेस होती है आर्जिनिन से जब सिट्रुलिन कन्वर्ट हो रहा होता है, तो नॉर्मली सिट्रुलिन का कन्वर्जन होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, तो ऑर्गेनिज्म के अल्टर करने से क्या होता है कि अब ये जो इस पे मतलब जो प्रोटीन बाइंड होना होता है वो नहीं होता है, एंटीजन आके बाइंड कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उस एंटीजन को कैरी कर लेती हैं। कैरी करने पर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स सीधे उसको लेकर जाती हैं लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड से फिर ये जाती हैं सीधे टी सेल्स में। टी सेल्स में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर जिसका नाम होता है CD28, और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CD80। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, जैसे ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, टी सेल्स और हमारा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है जो एंटीजन कैरी किए हुए हैं, वो उससे टी लिम्फोसाइट जो होती है वो साइटोकाइन रिलीज करती हैं। मतलब टी लिम्फोसाइट जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है टी हेल्पर 1 में और टी हेल्पर 17 में, दो सेल्स बनाती है, जिसमें टी हेल्पर 1 जो होता है वो साइटोकाइन रिलीज करता है, जिसमें 3 साइटोकाइंस होते हैं। सबसे पहला साइटोकाइन यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, जो सबसे पहला है वो है हमारा इंटरफेरॉन गामा, और दूसरा जो हमारा साइटोकाइन है वो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा, और तीसरा है हमारा लिम्फोटॉक्सिन बीटा। ये 3 तरह के साइटोकाइंस रिलीज होते हैं टी हेल्पर 1 से, और आगे जाकर ये बनाते हैं बी सेल्स। बी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स जो होती है वो कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स जो होता है वो ये जो है एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं RA रिमेथॉइड फैक्टर, सॉरी RF रिमेथॉइड फैक्टर बोलते हैं इसको हम। ये रिमेथॉइड फैक्टर जो होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड से ये सीधा कहाँ चला जाता है, ज्वाइंट में चला जाता है। जब ये ज्वाइंट में जाता है रिमेथॉइड फैक्टर, तो वहां पे जाके इन्फ्लामेशन कॉज करा देता है। इन्फ्लामेशन कॉज होने से क्या होता है कि हमारे हड्डियों में पेन होने लगता है, स्टिफनेस आ जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और डिजीज हो जाती है, जो डिजीज का नाम है रिमेथॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट, ये तो हमने मैकेनिज्म बताई थी कि कैसे हमारी बॉडी में रिमेथॉइड अर्थराइटिस होता है, किस फैक्टर की वजह से होता है, रिमेथॉइड फैक्टर की वजह से होता है। तो ये जो रिमेथॉइड फैक्टर है, तो इस रिमेथॉइड फैक्टर को तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी में रिमेथॉइड फैक्टर प्रेजेंट है। तो रिमेथॉइड फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए सीरोलॉजिकल कार टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं लैब में। यहाँ पर जो रिमेथॉइड फैक्टर है, तो मैं बता ही चुकी हूँ पहले कि ये एंटीबॉडी होता है, उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं लैबोरेटरी में। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये जो है बाइंडिंग कराता है, और बाइंडिंग किससे कराएगा, लेटेक्स पार्टिकल से, जो कि लेटेक्स पार्टिकल जो होंगे वो IgG कोटेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया है IgG कोटेड लेटेक्स पार्टिकल है। इस पार्टिकल से जो रिमेथॉइड फैक्टर है जो पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है, ये इससे जाके बाइंड करेगा और सीधे एग्लूटिनेशन दे देगा। अगर IgG कोटेड लेटेक्स पार्टिकल से पेशेंट के सीरम के साथ मिक्स करने के बाद अगर रिमेथॉइड फैक्टर प्रेजेंट है तो क्लम्पिंग देगा, अगर रिमेथॉइड फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो क्लम्पिंग नहीं देगा, मतलब एग्लूटिनेशन नहीं होगा, रिमेथॉइड अर्थराइटिस नहीं हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे एबिलिटी टू बाइंड फॉर्म क्लम्पिंग बाइंड करेगा लेटेक्स पार्टिकल के साथ या फिर रेड ब्लड सेल्स के बाद, जो कि कंटेन करेंगी ह्यूमन IgG, यानी IgG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन G। रिमेथॉइड फैक्टर प्रेजेंट कहाँ होता है, पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अटैचेस टू IgG कोटिंग द लेटेक्स पार्टिकल कॉजिंग क्रम्प्स, जो मैंने पहले ही आपको बताया, जिसको हम लोग एग्लूटिनेशन बोलते हैं। एग्लूटिनेशन अगर आता है तो रिएक्शन पॉजिटिव होती है, और अगर नहीं आता है तो नेगेटिव होती है। प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं लैब में, तो क्वालिटेटिव मेथड से वही है कि सारे स्पेसिमेन को हम पहले कहाँ पर लाएंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। टेस्ट लगाने से पहले सारे रिएजेंट को हम रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, क्योंकि सैंपल क्योंकि हमारा जो रिएजेंट होता है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर रहता है। रूम टेम्परेचर पे लाते हैं और एक ड्रॉप प्लेस करते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल भी लगाते हैं, और जो पेशेंट का सीरम लेते हैं वो हम लोग 40 माइक्रोलीटर लेते हैं। ठीक है, सबको अलग अलग सर्किल, जो भी स्लाइड है हमारी, अलग अलग सर्किल में अलग अलग ये 3 सर्कल्स यहाँ पे 3 सर्कल से 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे टेस्ट करते हुए दिखाया गया, ये हमारा पॉजिटिव कंट्रोल है, ये हमारा पॉजिटिव कंट्रोल है, ये हमारा नेगेटिव कंट्रोल है। पॉजिटिव में क्लम्पिंग होगी, नेगेटिव में क्लम्पिंग नहीं होगा। आरएफ लेटेक्स रिएजेंट ऑन ईच सर्कल। आरएफ लेटेक्स रिएजेंट, ये जो आप कार्ड देख रहे हैं ये लेटेक्स कोटेड है। इसमें हम एक ड्रॉप रिएजेंट डालते हैं और 40 माइक्रोलीटर सैंपल डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद हम उसको लाइट में देखते हैं कि एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड हो रहा है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव है, रिएक्टिव है। सेमी क्वांटिटेटिव मैथ में टाइटर देखते हैं कि कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो जो रेशियो हम चूज करते हैं वो 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:2 का होता है, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 32, 64, 28, यहाँ तक हम मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम 0.9% सलाइन ले लेते हैं और उसमें 100 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल लेते हैं, सिरम लेते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसको एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब, दूसरे ट्यूब से तीसरे ट्यूब, चौथे ट्यूब और लास्ट में 5 ट्यूब तक ट्रांसफर करके जो बचा हुआ 100 माइक्रोलीटर होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद लास्ट जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उस पर हम डायल्यूशन चेक करते हैं। अगर यहाँ से क्लम्पिंग आना स्टार्ट हो गई है 1:2 से, 1:2 से अगर क्लम्पिंग आ रही है तो इसको भी लेते हैं, यानी ये पॉजिटिव है तो इसको हम पॉजिटिव देंगे। 1:4 है तो इसको भी हम पॉजिटिव देंगे। अगर ये नहीं, ये क्लम्पिंग यहाँ से बंद हो गई क्लम्पिंग, तो हम सिर्फ इतना ही 1:40 डायल्यूशन, 1:40 का डायल्यूशन देके हम रिपोर्ट को जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो यानी इतना टाइटर प्रेजेंट है, मतलब इतने अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिमेथॉइड फैक्टर एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो इतना अमाउंट में प्रेजेंट है पेशेंट के सीरम में। Result titers reported as the reciprocal of the highest dilution, which shows a positive test result. टाइटर का जो रीड करेंगे लास्ट डाइल्यूशन तक रीड करते हैं, एग्लूटिनेशन देखते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? अगर किसी को रिमेथॉइड आर्थराइटिस है तो उस केस में पेशेंट को जो दिक्कत होगी, उसके जॉइंट में पेन होगा, कहीं कोई भी जॉइंट है उसमें पेन होगा, टेंडरनेस आएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएंगे हाथ, जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगी, मतलब हड्डी बहुत ज्यादा कठोर हार्ड हो जाएगी, बहुत थकान महसूस होगी और फीवर कम होगा। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाएगी। एंड लास्ट है एनीमिया का भी केस हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आउटसाइड ऑफ द जॉइंट दैट में इंक्लूड ड्राई आइज, इसके अलावा ड्राई आइज हो जाएगी, ड्राई माउथ हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर जिस पेशेंट को रिमेथॉइड आर्थराइटिस होता है। ट्रीटमेंट में जो हम लोग देते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा देर दर्द हो रहा है तो उस केस में नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं जो पेन को रिलीव देती हैं, इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सोडियम एलीव। स्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोन भी देते हैं। बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी टेस्ट बताए गए हैं कि, और इसके अलावा जो हमारा रिमेथॉइड फैक्टर यानी जो हमारा सीरोलॉजिकल कार्ड टेस्ट था, इस टेस्ट के अलावा हम लोग और भी टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि एंटी सीसीपी लगवा सकते हैं, सीआरपी टेस्ट लगवा सकते हैं, ईएसआर लगवाते हैं, सीबीसी और एएनए टेस्ट लगवाते हैं। ये सारे टेस्ट से भी रिमेथॉइड आर्थराइटिस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।